सजा हुआ है और जहां दूध दही का खाना वही है हरियाणा। और हरियाणा का यही दूध दही का खाना खाकर निकलते हैं हरियाणा के मजबूत खिलाड़ी, जो कि न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश को वैश्विक स्तर पर देश का परचम लहराते हैं। तो कुछ ऐसे ही खिलाड़ी आज हमारे बीच मौजूद हैं जिनसे खेल और खिलाड़ियों से जुड़ी बातचीत की जाएगी। मैं मंच पर हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं धर्मवीर नैन जी, जो कि पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं और क्लब थ्रो खेलते हैं। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी प्रीतम रानी सिवाच जी को, जो कि हॉकी प्लेयर हैं, मनोज कुमार जी बॉक्सर हैं। तो ये तीनों ही खिलाड़ी हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मनोज जोशी जी से, जो कि एडिटर स्पोर्ट्स हैं ITV नेटवर्क की, वो सभी खिलाड़ियों के साथ मंच पर पहुंचे और खिलाड़ियों के साथ खेल की बातचीत करें। प्रीतम रानी सिवाच जी और मनोज कुमार जी बॉक्सर हैं, प्रीतम रानी जी हॉकी प्लेयर हैं। जोरदार तालियों से एक बार हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं। तो हरियाणा के खिलाड़ी हमारे बीच मौजूद हैं, मशहूर हैं हरियाणा के खिलाड़ी देश भर में। और मनोज जी, ओवर टू यू। हम चाहेंगे कि आप इन खिलाड़ियों से इनके एक्सपीरियंसेस जानें और बहुत सी रोचक बातें इनसे करें। धन्यवाद साक्षी। पंचकुला के सभागार में पंचकुला के सभागार में मैं मनोज जोशी अपने साथी खेल जगत की जो प्रतिभाएं हैं उच्च स्तर की, उनके साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक कहावत खूब चर्चा में आई कि मेडल पेड़ पर नहीं उगते, इन्हें बनाना पड़ता है लगन से, मेहनत से, पूरी ईमानदारी के साथ। दंगल फिल्म का ये जो डायलॉग है ये खूब चर्चा का विषय बना था। मेरे ख्याल से अगर जितनी भी राज्य सरकारें हैं, अगर किसी ने अमल किया है इस पर तो वो हरियाणा सरकार ही है। और हरियाणा सरकार का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस बात के लिए। मैं आपका ज्यादा समय ना लेकर अपने गणमान्य अतिथियों से आपका परिचय करवा दूं। शुरुआत करेंगे हम लोग लेडीज फर्स्ट, प्रीतम रानी सिवाच। मैं चाहूंगा कि इनका मैं परिचय दूं तो आप तालियां लगातार बजती रहें इनके सम्मान में, क्योंकि इन्होंने राज्य का और देश का परचम लहराया है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में। प्रीतम रानी सिवाच न सिर्फ अर्जुन अवार्डी हैं, बल्कि इनकी दूसरी पारी एक गुरु की तरह, एक कोच की हैसियत से भी शुरू हुई और ये द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं। 2002 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम की ये सदस्य थी, जिस पर चक दे इंडिया फिल्म भी बनी। 1998 में जब बैंकॉक एशियाई खेलों का आयोजन हुआ, तब भारत को पदक जीते बहुत लंबा अरसा हो गया था। 13 साल से भारत को महिला हॉकी में कोई पदक नहीं मिल रहा था। इनकी अगुवाई में यह कप्तान थी उस टीम की और भारत ने सिल्वर मेडल हासिल किया। उससे अगले वर्ष एशिया कप आया, वहां भी भारत ने सिल्वर मेडल हासिल किया। चैंपियंस चैलेंज कप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ और आज सिवाच हॉकी एकेडमी सोनीपत से देश को रिप्रेजेंट करने वाली करीब 20 से 22 लड़कियां हैं और वो देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और टोक्यो ओलंपिक खेलों में जब भारतीय महिला टीम चौथे स्थान पर पहुंची तो उसमें 3 खिलाड़ी इनकी स्टूडेंट थी। तो ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है। धर्मवीर नैन जी हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लेटेस्ट अगर इनकी उपलब्धियां अगर हम देखें तो अभी हाल में जो पेरिस पैरालंपिक खेलों का आयोजन हुआ, जब इन्होंने उसमें भाग लिया और भाग लेने के बाद ये उतरे तो इनके गले में सोने का तमगा झूल रहा था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात। और देश का परचम इन्होंने लहराया अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर, मानचित्र पर। इतना ही नहीं, जब पैरा एशियन गेम्स का आयोजन आया वहां भी इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। जो पैरालंपिक में गोल्ड था वो इन्होंने एशियाई कीर्तिमान के साथ स्थापित किया।
और इन्हें हरियाणा सरकार के भीम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मनोज कुमार जी बॉक्सर हैं, हालांकि मेरे बहुत करीब हैं और थोड़ा मुझे सवाल इनसे पूछते हुए थोड़ा डरते हुए सवाल पूछना पड़ेगा, कहीं सीधा पंच इन्होंने लगाया तो मेरी बस खैर नहीं है। मनोज जी जो हैं ये कॉमनवेल्थ गेम्स में 2010 में जो दिल्ली में आयोजन हुआ था उसके स्वर्ण पदक विजेता हैं। ओलंपिक, लंदन ओलंपिक 2012 और रियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया, कई मुकाबले भी जीते। वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये 3 बार उतरे और जो बाकू में, जो कि अजरबैजान का शहर है बाकू, उसमें 2015 में इन्हें पदक भी हासिल हुआ। तो मनोज जी YMCA बॉक्सिंग हो, वहां पर 2 गोल्ड 1 सिल्वर, और उसके बाद अगर हम बात करें साउथ एशियन गेम्स की, वहां स्वर्ण पदक। अगर मैं इनके स्वर्ण पदकों और पदकों का हिसाब रखने लगूं तो मुझे लगता है यह कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा, तो मैं इसको यहीं विराम दे रहा हूं। तो हम चर्चा शुरू करते हैं प्रीतम रानी सिवाच जी से। प्रीतम जी, पहला सवाल मेरा यह है कि आपके पास तो एस्ट्रो टफ भी नहीं है, दुनिया एस्ट्रो टफ पर और उसके भी नए नए वर्जन आने लगे हैं, आप खास पर ही प्रैक्टिस करवा रही हैं अपनी स्टूडेंट्स को। कितना बुरा लगता है जब आप जाती हैं साई सेंटर में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर में, और वहां से भगा दिया जाता है आपके बच्चों को कि नहीं, आपको आज समय नहीं है, आप जाइए। कितना बुरा लगता है, कितना कचोटता है आपको? जो मैंने ग्रास रूट पे काम किया वो बड़ी खुशी से किया, ये मेरा पैशन था, मेरा शौक था, क्योंकि देश में मेडल लेके और अवार्ड लेके तो बहुत खिलाड़ी हैं, अपने हरियाणा में तो बहुत हैं, लेकिन मेरा ये था कि मेरे को अर्जुन और मेडल मिला तो मैं देश को वापस लौटाऊं और मैं ग्रास रूट पे काम करूं। तो मैंने बड़ी खुशी से ये काम किया है। बट आप जैसे बता रहे हैं कि आपको कितना सामना करना पड़ा, भाई साई से भगा दिया, हम भगाना नहीं कहेंगे इस चीज़ को, उनकी भी कुछ ऐसी सिचुएशन है कि वो अलाउ नहीं कर सकते बाहर के बच्चों को। जैसे कि आप साई में भी जाते हैं या राई में भी जाते थे, राई स्पोर्ट्स स्कूल तो हमारे हरियाणा का है, उसमें भी हम लोग को प्रैक्टिस का समय जो है वो नहीं देते थे तो अपने अकॉर्डिंग हमें देते थे। लेकिन सिर्फ मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने सिर्फ देश को ये बताना चाहती थी कि कम सुविधाओं में भी और बिना ज़्यादा सुविधाओं के भी हम कैसे प्लेयर तैयार कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल को लेके मैं चलती थी। मुझे बहुत बार बुरा भी लगता था कि मुझे ग्राउंड नहीं मिला या पीने का पानी नहीं मिला। कई बार सिचुएशन ऐसी भी आई है, मैं छोटी छोटी लड़कियों को राई में लेके जाती थी ऑटो से, 7 किलोमीटर सिटी से पड़ता था सोनीपत से, वहाँ पे पानी पीने का भी बंद कर दिया जाता था कि कल से बच्चे नहीं आएंगे। तो मतलब ये सब चीज़ें हमें क्या सिखाती है, हमें टफ बनाती है। मेरे को और टफ बनाया उस टाइम जब मैंने ये अकेडमी स्टार्ट की कि मैं और काम कर सकती हूँ। अगर जो मेरे सामने चैलेंज नहीं होते तो मैं ये काम नहीं कर सकती थी। तो मैंने इनको चैलेंज में लिया कि आज मेरे लिए पानी बंद कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ये मेरे से कहेंगे कि मैच खेलने के लिए लड़कियों को भेजो, और वो सिचुएशन आई मेरे साथ, वो स्थिति भी आई। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आते हैं इनको हम और अच्छे से, मतलब जैसे अपनी हरियाणा सरकार को भी ये कहना चाहूँगी कि खिलाड़ी कहीं का भी हो, चाहे राई का हो, चाहे सोनीपत का हो, चाहे किसी भी उसका हो, वो खेलने के लिए है, तो उनके खेलने के रास्ते नहीं बंद करने चाहिए। जहाँ भी उनको प्ले फील्ड मिले उनको अवेलेबल कराइए, कोई किसी का घर का ग्राउंड नहीं होता। और हरियाणा गवर्नमेंट तो हमारी खेलों में वैसे भी इतना अच्छा काम कर रही है, हर जगह आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें मैंने चैलेंज में ली हो, जिससे मैं एक काम कर पाई हूँ। बहुत बड़ी बात आपने कही। और धर्मवीर नैन जी हमारे साथ हैं। चैलेंज की बात हुई है तो चैलेंज से ही हम शुरुआत करते हैं। धर्मवीर जी, इससे बड़ा चैलेंज क्या होगा कि जब पश्चिमी यमुना लिंक नहर सोनीपत में आप स्विमिंग करने गए, आपने डाइव किया, पानी कम था, आपके सिर पर लगी और उस वक्त आप दर्द से कराहा उठे और ऐसी पीड़ा हुई आपको कि आप 1 साल तक बिस्तर पर रहे। आपने कभी सोचा था कि आपका सफर इतना आगे बढ़ेगा कि आप कभी पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीत जाएंगे? उस सफर की कहानी हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं अपनी जर्नी के बारे में अगर बताना चाहूँ तो जैसा सर ने अभी बता रहे हैं, 2012 में मेरे साथ एक हादसा हुआ था और वहाँ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी मेरे को ऑन द स्पॉट। तो एक बार तो ऐसा लग रहा था कि अब जैसे ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई, अब कुछ नहीं बचा है। लेकिन ऐसे ही सबसे पहले तो मैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सेंटर है बसंत कुंज में, वहाँ 6 महीने रिहैब के लिए गया। उसके बाद आने के बाद मेरी मुलाकात अमित सरोवा जी से हुई।
और अगर वो ना होते तो शायद मैं गेम के बारे में ना तो सोचता और ना यहाँ तक पहुँच पाता, क्योंकि जो मेरी इंजरी थी मुझे यही नहीं लगता था कि मैं गेम तो छोड़ो, मैं घर से बाहर निकलना ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात थी। और यहाँ तक पहुँचने का श्रेय एक मैं मेरे कज़न हैं उनको भी मैं देना चाहूँगा, क्योंकि जो आदमी खुद से खड़ा होकर एक गिलास पानी नहीं ले सकता, तो यहाँ तक पहुँचने में जो ट्रेनिंग करानी है या कहीं ट्रैवल करना है या कहीं फॉरेन में जाना है गेम खेलने के लिए, तो मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं अकेला जा सकूं। तो इसके पीछे बहुत लोगों का साथ रहा है। सबसे पहले मेरे गुरुजी हैं अमित सरोवा, मेरे कज़न हैं, मेरे परिवार का, तो इन सब लोगों का मतलब जितनी मेहनत मेरी है तो उतनी ही मेहनत इन लोगों की भी है। यहाँ क्लब थ्रो इवेंट बहुत लोग नहीं जानते। मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो ये बताएं, उनकी हॉकी को हर कोई जानता है, इनकी बॉक्सिंग को हर कोई जानता है, लेकिन आपकी जो इवेंट है थ्रो, क्लब थ्रो, क्या है? और हमने सुना है कि उंगलियां भी आपकी काम नहीं करती हैं उस तरीके से, और आप किस तरह से उसको पकड़ते हैं, कितना बड़ा चैलेंज होता है ये? क्लब थ्रो के बारे में ज़्यादा लोग इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि ये एक दो ही कैटेगरी में ये गेम होता है, एक F51 और एक F52। क्योंकि हमारी फिंगर में काम नहीं करती है तो गम लगा के और उसको थ्रो करना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। यानी इंजरी का जो है ये सबसे ज्यादा प्रकाष्ठा होती है, मतलब इंजरी जो है जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो इस कैटेगरी में आप आते हैं। हाँ, इससे मतलब नीचे कोई कैटेगरी बनती ही नहीं है, ये सबसे लो कैटेगरी है। तो कितना वेट होता है आप जो इक्विपमेंट्स को फेंकते हैं? इसका 420 ग्राम वेट होता है क्लब का, और ये एक लकड़ी का इक्विपमेंट होता है। चलिए जी, हम आपकी शुभकामनाएं आपको देते हैं कि इसमें आप खूब झंडे गाड़ें और खूब रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी आगे भी हासिल करते रहें। मनोज जी हैं मेरे साथ। मनोज जी, आप जब भी कभी बॉक्सिंग की बात होती है तो आपने गौर किया होगा भिवानी स्पोर्ट्स हॉस्टल का जिक्र किया जाता है, जहां से बहुत सी प्रतिभाएं निकली। रोहतक का जिक्र किया जाता है या फिर हिसार का जिक्र किया जाता है, लेकिन ये तो दिल्ली से चंडीगढ़ की जो बेल्ट है उसमें मैं देखता हूं तो हमें सोचना पड़ता है कि कौन, और जब देखते हैं तो एक मनोज कुमार दिखाई देते हैं जो कैथल से आते हैं, और एकमात्र हमें बॉक्सर यही दिखाई दिया जो अर्जुन अवार्ड जिसने जीता। क्या वजह है इसकी कि आप इस बेल्ट में बॉक्सर नहीं निकल रहे हैं और अब आपने बॉक्सिंग की एकेडमी भी खोली है? क्या अपेक्षाएं हैं आपकी, किस तरह की मदद मिलती है आपको, और क्या भविष्य की दूरगामी योजनाएं हैं आपकी? देखिए, सबसे पहले तो ITV के माध्यम से मुझे देखने व सुनने वाले सभी देशवासियों को मेरी नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। जैसा कि आपने पूछा कि पॉलिटिकल स्पोर्ट्स जहाँ पे होती है वहीं से स्पोर्ट्स नहीं करता है। आपने रोहतक का जिक्र किया, भिवानी का जिक्र किया, हिसार का जिक्र किया, तो आप यहाँ से उठाओगे तो सभी पॉलिटिशियन, बड़े बड़े नेता वहीं से हैं, और तो वो अपने क्षेत्र को सपोर्ट करते हैं तो उठते हैं। हमें भी, मुझे भी काफ़ी उम्मीद है। ये तो आप बात थोड़ी पुरानी कर रहे हैं। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मेरे ख्याल आपकी जो GT रोड वाली जो बेल्ट है, हाँ, यहाँ से भी बड़े नेता निकल रहे हैं और बड़े नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंचे। वो अभी आए हैं। जैसे कि मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट में मेरा राजौंद गांव है, पिछले काफ़ी समय से मेरे गांव में आज तक कोई स्टेडियम नहीं है। कितनी बार मैंने प्रयास किया, और एक हल्का था पहले मेरा राजौंद, तो काफ़ी प्रयास किया। जो युवा हैं मुझसे काफ़ी उम्मीद करते हैं मेरे कोच के माध्यम से, राजेश कुमार जी के माध्यम से। और मेरे क्षेत्र की बात करें तो मेरे क्षेत्र से अभी माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अभी बने हैं, तो वो काफ़ी डाउन टू अर्थ इंसान हैं और अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और मुझे उम्मीद है उनसे कि आने वाले समय में कुरुक्षेत्र जो है खेलों का हब होगा, वो मेरे माध्यम से लगा लीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ मनोज कुमार बॉक्सिंग एकेडमी खोल दिया है मेरे क्षेत्र को अपडेट करने के लिए, ताकि वहाँ से इतना सोना जीतते कि इस देश को फिर से भारत सोने की चिड़िया कहे। और हाँ जी। और मुख्यमंत्री साहब से भी मैं
अनुरोध करूँगा किसी दिन इनवाइट करूँगा आपके माध्यम से, इंडिया टीवी के न्यूज़ के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए और एक सपोर्ट कीजिए। बाकी कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी के साथ साथ खेलों की नगरी भी बनाने का बॉक्सर मनोज कुमार काम करेगा। चलिए, बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं जी। आईटीवी नेटवर्क की जो सहयोगी कंपनी है प्रो स्पोर्टिफाई, उसने कुछ समय पहले बिग बाउट लीग का आयोजन किया था। बिल्कुल, उसके लिए मैं हमारे कार्तिकेय शर्मा जी को धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो बॉक्सिंग को अपडेट किया। देखिए, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के बड़े बड़े खिलाड़ी वहाँ खेल रहे थे, मैरी कॉम समेत, मनोज कुमार समेत, अमित पंघाल समेत सभी बॉक्सर वहाँ खेल रहे थे। तो उससे एक जो छोटे बॉक्सर हैं उनको ऊपर आने का मौका मिलता है और वो एक इंटरनेशनल लेवल पर अपना प्रदर्शन मैच करते हैं कि हम इंटरनेशनल बॉक्सर के साथ कैसा खेल दे। तो ऐसे काम होते रहने चाहिए। मैं फिर से कार्तिकेय शर्मा जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोबारा से लीग शुरू करवाएं और बॉक्सिंग खेल को अपडेट करें और बॉक्सरों को एक अवसर दें ऊपर आने का। मैं बिग बाउट लीग के बारे में बता दूं कि मैं कमेंट्री कर रहा था और मनोज कुमार धाड़ जिसे कहते हैं मुक्के बरसा रहे थे अपने अपोनेंट पर, और जब हमें उसकी उपलब्धियां पता चली, जो मार खा रहा था वो एशियन चैंपियन था, उज्बेकिस्तान का बॉक्सर, वो कहीं इनके सामने टिका ही नहीं। 5-0 से इन्होंने वो मुकाबला जीता था, वन साइडेड मुकाबला जीता था। तो ये अपने आप में काबिल तारीफ बात है। शिवाज जी हैं, शिवाज जी से दूसरे क्रम में मैं जानना चाहूंगा। ठीक है, उपलब्धियों की बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक आपने जो है एक समाज सेवा का काम भी किया। एक जो घटना बड़ी वायरल हुई थी, बहुत चर्चा का विषय बनी, कि एक लड़की आती है स्कूल में एडमिशन के लिए और ये पूछती हैं उसकी माँ से कि भाई आप इतनी उदास क्यों हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पति नहीं हैं और मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं। इन्होंने कहा कि मैं आपको फीस मैं भरूंगी इसकी आजीवन, जब तक ये 12th नहीं करती, और मैं इसको हॉकी खिलाऊंगी। और उसके बाद गौर करने वाली बात यह है कि हॉकी इंडिया लीग का आयोजन हुआ अभी पिछले दिनों, फाइनल मैच हुआ, और उसके बाद जिस लड़की को पूरे टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला वो ये वही लड़की थी। 20 लाख रुपए का उसको इनाम मिला। कितना गुदगुदाता है ये सब जानकर, जब इस तरह के आपने समाज सेवा से जुड़े हुए काम भी किए। 20 से 22 लड़कियां आपकी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, और इतना ही नहीं, 30 से 35 लड़कियों को ये सरकारी नौकरी भी दिलवा चुकी हैं। अपनी खेल की जो अदम इनके प्रयास हैं उससे वो लाभान्वित हो चुकी हैं। जी, जब मैं काम कर रही थी तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों नहीं लड़कियों के लिए काम किया जाए, और यही सोच के मैंने सोनीपत में एकेडमी स्टार्ट की। लेकिन जब मैंने एकेडमी स्टार्ट की तो मेरे चारों साइड अंधेरा ही था, ऐसा नहीं था कहीं मुझे कुछ रास्ता दिख रहा था। लेकिन मैंने कहा स्टार्ट करनी चाहिए मैं, क्योंकि मैं खुद अपने जीवन में खेली तो हर खिलाड़ी के लाइफ में संघर्ष होता है। जैसे धर्मवीर ने बताया, मनोज ने बताया, हम लोग के पास और 20 साल पहले कोई सुविधा नहीं होती थी, आपको पता, गांव से शहर में आना। तो मेरा ये ड्रीम था कि जो मेरे को प्रॉब्लम्स आई वो लड़कियों के ना आए। तो ये एक पहला ग्राउंड सोनीपत में जो सिर्फ महिलाओं का ग्राउंड है, लड़कियों का ग्राउंड है, और मेरी बड़ी इच्छा थी मैं यहाँ काम करूँ। जब मैंने स्टार्ट किया तो उसमें ग्राउंड भी नहीं था, गाय भैंसे उस ग्राउंड में चल रही थी। तो मेरी इच्छा, मैंने वहाँ स्टार्ट किया, 5-6 लड़कियाँ बुलाई। फिर हमारे साथ प्रॉब्लम फाइनेंशियली है, भाई पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहीं से नहीं है। मैं छोटे छोटे टूर्नामेंट अपनी टीम के साथ खेलती थी जहाँ हमें 10,000 11,000 रुपये मिलते थे। मैंने ऐसे करके वो ग्राउंड स्टार्ट किया था और ये सोचा था मैं यहाँ समाज सेवा करूँगी, किसी से पैसा नहीं लूँगी। मेरे उस ग्राउंड को 22-23 साल हो गए हैं आज, मैं कभी किसी से पैसा नहीं लेती, फ्री सेवा करती हूँ और इक्विपमेंट्स किट सब खुद प्रोवाइड करती हूँ, चाहे जैसे मर्जी मैनेज करूँ। उसी में जैसे सर ने बताया भी, ज्योति लड़की का जिक्र हो रहा था, एक इससे पहले नेहा गोयल भी है जो ओलंपियन हो चुकी है, चाइल्ड में कैप्टन भी थी। तो सभी लड़कियां बड़ी गरीब फैमिली से आती है। जो भी बच्चा आता फीस नहीं भर सकता, उसकी सबकी फीस मैं कोशिश करती हूँ किसी से भी भरवाऊँ या मैं खुद भरूँ या मैनेज करूँ, उनको पढ़ाती हूँ। मैं बोलती हूँ पढ़ो भी खेलो भी, लड़कियों के रास्ते देखती हूँ। तो ऐसी ज्योति रुमावत है, मैं बच्चों की फ़ीस भरने गई थी स्कूल में, जो और बच्चे हमारे हॉकी खेलते हैं जिनकी कम हो जाती है फीस, नहीं भर पाते, तो मैं खुद भर के आती हूँ ताकि पढ़ाई बीच में ना रुके। ऐसे ही ज्योति रुमावत अपनी मदर के साथ आई थी। वो लड़की, उसके फादर कुछ ही टाइम पहले एक्सपायर हो गए थे और उसकी मदर रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी मैडम से, मेरी लड़की का एडमिशन कर दो।
तो मैं पूछ रही मैडम क्या हुआ, बोल रही ऐसे ऐसे फीस नहीं भर पा रही है और लड़की का एडमिशन के लिए आई है। तो मैंने उनसे पूछा क्या आप अपनी लड़की को दूध पिला सकते हो 1 गिलास? बोलती हाँ पिला सकती हूँ। मैंने कहा आप हॉकी ग्राउंड में भेज दो। वो बेचारी डर गई, उसने सोचा पैसे लगेंगे। मैंने कहा पैसा नहीं लगेगा, आप इसको भेजो, फीस मैं भर दूंगी। तो ऐसे ही वो लड़की मतलब ग्राउंड में आई और बहुत चुलबुली थी, बहुत अच्छी थी। मुझे मतलब लग रहा था वो लड़की टैलेंटेड बहुत थी, क्योंकि बच्चे का टैलेंट पता लग जाता। वो 6th क्लास में थी और उसकी मदर एक स्कूल में काम करती थी जहाँ 1500 रुपये उसको मिलते थे, जो इसका पीएन का काम करते हैं वो काम करती थी और उसी से अपने बच्चों को पालती थी। और आप देखते जाएंगे उस लड़की को ऐसे ही देखते देखते मेहनत करते करते वो इंडिया की स्टार बन गई है। और सर ने जैसे जिक्र किया कि अब एचआईएल की बेस्ट प्लेयर भी बन गई है और आज वो इंडियन ऑयल में ऑफिसर भी है। ऐसे ही हमारी नेहा गोयल भी ऐसी लड़की थी जो आज एचआईएल की कैप्टन बनी है। उसकी मदर एटलस फैक्ट्री को सब जानते होंगे, सोनीपत में 8-8 रुपए में वायर सीधी करती थी। तो मतलब ऐसे मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आती है जिनको मैं सोचती हूँ कि भाई मैं स्पोर्ट्स के माध्यम से उनको रास्ता दिखाऊं। तो मेरे पास 40-50 लड़कियां जो जॉब लग चुकी है। और उस ग्राउंड की सबसे बड़ी बात सर ये है कि वो लड़कियां ही उस ग्राउंड को चलाती है। हम सब ने डिसाइड किया हुआ जो भी लड़की जॉब लगेगी पहली सैलरी उस ग्राउंड में दान करेगी। तो उसी से हम सब इक्विपमेंट सामान लेते हैं और बड़े अच्छे से वो ग्राउंड चला हुआ। मेरे पास बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है। आज भी मेरे पास एस्ट्रोटर्फ नहीं है जो सर ने जिक्र किया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी सरकार से कि जहाँ इतने ओलंपियन हो या जहाँ इतने इंटरनेशनल खिलाड़ी निकल रहे हो और जहाँ सिर्फ महिलाओं का ग्राउंड हो, हमारे यहाँ महिलाओं को पहला एप्रिशिएशन मिलता है कि उनको सबसे आगे रखा जाए। हमने तो अपने परिचय की शुरुआत भी आप ही से की है। इसीलिए तो मैं ये कहना चाहूंगी सरकार से, बस यही है कि वहाँ पे एक स्पेशल महिलाओं के लिए ग्राउंड दिया जाए जिसकी हमें बहुत सख्त जरूरत है। नेहा, शर्मिला और निशा टोक्यो ओलंपिक खेलों में इनकी स्टूडेंट थी और उसने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 4थे स्थान तक पहुंची भारतीय महिला हॉकी टीम, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। चलिए, हमने हरियाणा की उपलब्धियां और हरियाणा को हम सुझाव देते हैं, हरियाणा सरकार को भी। साथ साथ हमारे मंच का उद्देश्य यही है, हम सरकार की उपलब्धियां भी बताएं और साथ साथ भविष्य में कुछ कारगर कदम उठाए जाएं खिलाड़ियों के विकास के लिए। तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। पेरिस ओलंपिक खेलों में जो 6 मेडल आए, आप देखिए 2% आबादी है देश की, हरियाणा में रहती है। उसने 33% भारत को पदक दिलाए, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। पैरालंपिक गेम्स जिसमें भारत को जितने स्वर्ण पदक मिले उसमें 71% स्वर्ण पदक हरियाणा राज्य ने देश को दिलाए। सिल्वर मेडल अगर आप देखेंगे 33% सिल्वर मेडल भारत को हरियाणा ने दिलाए। एशियाई खेलों की बात करें, जो हांगझाऊ में जो एशियाई खेलों का आयोजन किया गया उसमें 106 पदक भारत को हासिल हुए थे, जिसमें 26% पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने दिलाए। इसी तरह से राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ जिसमें भारत को 61 पदक हासिल हुए। 33 पदक जो है 33% पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने दिलाए। मैं धर्मवीर जी, मेरा आपसे यही सवाल है, कभी आप 1 साल तक बेड रेस्ट पर थे, कभी आपने सोचा था पैरालंपिक का गोल्ड जीतेंगे, प्रधानमंत्री जी आपको फोन पर बात करेंगे? जो 4 अनुभव आपके प्रधानमंत्री जी के साथ हुए, कितना गुदगुदाते हैं आपको जिंदगी भर और क्या कुछ सीखा आपने उन अनुभवों से? देखिए, यहाँ तक पहुँचने की तो बात बहुत दूर थी। शुरुआत तो एक यहाँ से हुई थी कि भाई एक टाइम पास हो जाएगा, घर से बाहर निकल जाएंगे। और दूसरा, फाइनेंशियली हालत भी मेरी मतलब ठीक नहीं थी। तो मैं सच बताऊंगा यहाँ पे, एक ये भी था कि भाई अगर कोई कामयाब हो जाता है तो मतलब उसका कैसे और ठीक था हरियाणा सरकार में कि भाई और जॉब भी ठीक ठाक था। तो ये 2 रीजन से मैं गेम में आया था। और प्रधानमंत्री जी से अभी पेरिस में मेडल आने के बाद जब मेरी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस दिन मेरा मेडल आया उस दिन गुरु पूर्णिमा थी और मैंने ये मेडल अपने गुरु को ही डेडिकेट किया था। तो इसलिए उन्होंने मैं बड़ी सराहना की और मुझे बताया कि आप बड़े सौभाग्यशाली हो जो इस दिन आपका पैरालंपिक में मेडल आया। क्या बात। चलिए जी, हम शुभकामनाएं देते हैं कि अब आगे भी आप ऐसे इस सिलसिले को जारी रखें।
मनोज जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपने अब कुरुक्षेत्र में, अब आपकी दूसरी पारी शुरू हो गई है, इन्होंने 15 साल जो है बॉक्सिंग रिंग पर गुजारे बतौर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, और अगर इनके नेशनल गेम्स और नेशनल चैंपियनशिप को भी अगर हम जोड़ दें, हम जैसे कहते हैं ना कि 22 गज पर 20 साल या 22 साल सचिन तेंदुलकर रहे, ये भी बॉक्सिंग रिंग पर 23 साल तक रहे। 23 साल तक अपनी फिटनेस को बरकरार रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। मनोज जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि अब आप शिवाज जी की तरह एकेडमी खोली है आपने, कुरुक्षेत्र में खोली है, जहां उतना टैलेंट अभी तक आया नहीं है, देखने को नहीं मिला है। कितना चुनौतीपूर्ण है ये काम, और हमने तो आपको कई बार राजनेताओं के साथ भी देखा है। पॉलिटिक्स में जाने का इरादा है क्या आपका? देखिए, पॉलिटिक्स का तो ऐसा है कि अगर कोई भी राष्ट्रीय पार्टी मौका देगी तो जनहित के लिए, लोगों की सेवा के लिए भाग्यवाली समझूंगा मैं अपने आप को, अगर मैं उस दौर पर चला गया तो। बाकी खेल की बात करें तो कुरुक्षेत्र में मैंने जो एकेडमी खोल ली है, जो 2 ओलंपिक में खेल पाया, मेरा वर्ल्ड रैंकिंग 6 रहा और ओलंपिक रैंकिंग 9 रहा। ऐसी बात नहीं है, मैं वर्ल्ड चैंपियन को भी हरा चुका हूँ, ओलंपिक मेडलिस्टों को भी हरा चुका हूँ और वर्ल्ड चैंपियन को भी हरा चुका हूँ, लेकिन मेरे नसीब में ओलंपिक का पदक नहीं आया। कहीं ना कहीं दर्द है। वो डर था या आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस? जैसे बहुमुखी प्रतिभा तो होती है, लेकिन आप बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, बहुत ज्यादा गलत को गलत कह देते हैं, वो भी कुछ कारण था? देखिए, आपके ना आगे बढ़ने के लिए अर्जुन अवार्ड भी आपको बहुत देर में मिला। देखिए, उसके लिए मैं शायरी के माध्यम से 2 वर्ड कहना चाहूँगा। बेबाक बोलने का तो ऐसा है कि वो कहते हैं कि न जीने की खुशी न मरने का गम, न जीने की खुशी न मरने का गम, हिंदुत्व के लिए जीते मरते हैं, फौजी के बेटे राजा रोडवंशी हैं हम। क्या बात, क्या बात। और मेरे परिवार से हम 5 बॉक्सर हैं, 5 भाई बिल्कुल ग्रास रूट से उठे हैं। राजेश, मुकेश, जितेंद्र, और चौथे कौन? मनोज और राजेंद्र। जी। तो सारे भाई गवर्नमेंट जॉब पे बॉक्सिंग खेल की वजह से हैं, और बॉक्सिंग खेल ने हमें एक वर्ल्ड लेवल पर पहचान दिलाई। देखिए, जो जिस माध्यम से बनता है या उठता है, वो उस माध्यम को कुछ नहीं देता, लेकिन हमारी सोच है। जो हमारे बड़े भाई हैं, मेरे गुरु हैं, ओलंपिक में मेरे साथ गए थे, जो रियो ओलंपिक में, राजेश कुमार राजौन, बड़े भाई, गांव का नाम साथ लगाते हैं। तो उनकी सोच है कि हम अपने क्षेत्र को हम क्या दे सकते हैं। तो हमने एक धर्मनगरी को चुना उसके लिए, जैसे महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र को चुना गया था, तो उसी तरह हमने धर्मनगरी को चुना और वहाँ पर सभी भाइयों ने लोन उठाकर अपनी एक एकेडमी बनाई है, ज़मीन खरीदी है खुद से। और उस एकेडमी में अभी तक कोरोना के दौरान बनाई थी, तो बीच में कोरोना के दौरान काफ़ी परेशानियां भी आई, काम बंद हो गया। मिट्टी जो ला के कहीं से खरीद के जगह उठाई थी, किला नीचे था बिल्कुल, तो वो सारी बह गई बारिश में। तो फिर दोबारा से शुरुआत की, और फिर उसके लिए हमने जो है लोन पर सब ने एकेडमी तैयार की, हॉस्टल बनाया 18-20 बच्चों का, और अब तक वहाँ पर 2 बच्चे एशियन में मेडल जीत चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल पर, यूथ लेवल पर, और सब जूनियर जूनियर बच्चे इस लाइन में हैं कि आने वाले समय में 2028-32 आने वाले कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम, ओलंपिक गेम, तो उनमें उम्मीद है मुझे कि जो मैं नहीं कर पाया मेरे स्टूडेंट करेंगे और देश के लिए सोना जीत के लाएंगे। चलिए जी, अब शॉर्ट में समय की कमी है, मैं जल्दी से एक राउंड शुरू कर देते हैं और अगले 1-1.5 मिनट में हम अपनी चर्चा को विराम देंगे। शाहरुख खान हॉकी में जब वो कहते हैं कि ये वो 70 मिनट हैं जो आपसे खुदा भी नहीं छीन सकता, जब वो 2002 के कॉमनवेल्थ गेम्स पर वो फिल्म बनी, शाहरुख साहब से मुलाकात हुई आपकी?
उसके बाद हुई थी जब ये मूवी बनी थी, तो डायरेक्टर जयदीप सानी हम लोग के साथ ही थे 3-4 महीने तक, तो वो सब सुनते थे हम लोग क्या बोलते हैं, तभी उन्होंने पिक्चर में डायलॉग बोला है। आप जल्दी से 30 सेकंड के अंदर आप अपनी बात को खत्म कीजिएगा कि आप 2022 में आपने जो पैरालंपिक या ये कहिए कि पैरा एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता, तब से अब तक आपके पास कोई नौकरी नहीं है, और हमें पता चला कि आपके घर में आपकी पत्नी है, आपका बच्चा है एक, और आपकी माँ है। कैसे घर चलाते हैं और कैसे व्यवस्था करते हैं आप? क्या प्राइज मनी से ही घर चलता है? हाँ देखिए, जो कैश अवार्ड मिल रहे हैं घर तो उससे चल रहा है, लेकिन जॉब का एक मैं ये कहूँगा कि जो 2018 में मेरा एशियन में सिल्वर मेडल आया था, तो उस टाइम पे पॉलिसी थी कि क्लास 1 की जॉब हमको दी जाएगी, और वो फिर बाद में पॉलिसी चेंज हो गई 2021 में, तो उसमें मेरे को सी की ग्रेड की जॉब मिल रही थी, तो वो मैंने नहीं ली। अभी 1 महीना पहले भी हम सीएम नायब सैनी जी से मिले थे और अपनी बात रखी थी कि ये पॉलिसी में थोड़ा डिफरेंस आया है जर्नल में और पैरा में, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपकी दिक्कत को ज़रूर दूर करेंगे, और हमें उम्मीद है कि वो इसको सोल्व करेंगे। मनोज जी, क्या सुझाव आपका? भविष्य में हरियाणा से इसी तरह से बहुमुखी प्रतिभाएं निकलती रहें, क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को शॉर्ट में 30 सेकंड के? देखिए, मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि जिस खेल में भी हमारे क्षेत्र में जहाँ जहाँ से जितने भी खिलाड़ी हैं उनको कुछ ना कुछ जिम्मेवारी दीजिए, और उनकी एक स्कूल में कम से कम फ़ोटो होनी चाहिए हर स्कूल में, डिस्ट्रिक्ट में, जो जिस डिस्ट्रिक्ट से आता है, ताकि उस चेहरे को बच्चे देख के एक मोटिवेशन, खुद मोटिवेशन ले, और वो देखे कि भी इन्होंने देश के लिए तिरंगा लहराया है और हम भी देश के लिए तिरंगा लहराएं। वो कहते हैं ना, तिरंगा हमारी शान में, तिरंगा हमारी आन में, तिरंगा में हमारी वही श्रद्धा जो श्रद्धा हमारे भगवान में। बहुत बढ़िया। देखिए, अब हम चर्चा को विराम देते हैं इस उम्मीद के साथ कि मनोज जी अगली बार कभी हमारे साथ मिलें तो कहें कि हमारी एकेडमी से शिवाज जी की एकेडमी को वो टक्कर दे रही है और बहुत अच्छे हमारे प्लेयर निकल रहे हैं। शिवाज जी के लिए मैं दुआ करूंगा कि आईटीवी नेटवर्क परिवार की तरफ से कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ें और आपको एस्ट्रोटफ की सुविधा मिले, जिससे आपको कहीं और जगह ना जाना पड़े और आप जल्दी से जल्दी एक अच्छा सा रोजगार आपको मिले, फिर हम आपके साथ बैठकर कॉफी पिएं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। बहुत शुक्रिया मनोज जी, सभी खिलाड़ियों के साथ चर्चा करने के लिए और इतनी रोचक बातें, इतनी दिलचस्प बातें उनके साथ करने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी खिलाड़ी कृपया मंच पर ही रहें। कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कृपया मंच पर आएं और सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करें। हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता मौजूद हैं। मंच कार्यक्रम में पहुंचने पर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे अतिथियों का। वहीं हमारे बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के मंच कार्यक्रम में भी। एक बार जोरदार तालियों से हमारे सभी अतिथियों का, सभी खिलाड़ियों का स्वागत करें। शक्ति रानी शर्मा जी कालका से भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, वो सभी खिलाड़ियों का शॉल देकर उन्हें सम्मानित कर रही हैं। जोरदार तालियों से खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ाएं, अतिथियों का सम्मान करें। खेल और खिलाड़ी हरियाणा के देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और इनकी मेहनत लगन हमारे लिए गौरव लेकर आती है। वहीं इंडिया न्यूज हरियाणा सभी OTT प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। इंडिया एंड ओवरसीज में जियो टीवी प्लस, एयरटेल एक्सट्रीम, टाटा प्ले, OTT लाइव, डिस्ट्रो टीवी सभी प्लेटफॉर्म्स पर ये मौजूद है और हाईली व्यूड चैनल है हरियाणा इंडिया न्यूज हरियाणा ऑन IPTV प्लेटफॉर्म्स। और आप भी अपने ऐप्स को डाउनलोड कर अपने मोबाइल में IPTV प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया न्यूज